शावेज एक पार्लर के सामने गाड़ी रोके हेजल के बाहर आने का इंतजार कर रहा था। इस वक्त उसके चेहरे के तासुरात बहुत नाकाबिले फहम से दिखाई देते थे। पूरे वजूद में बेसुकूनी बेचैनी की लहरें उठ रही थी। स्टीयरिंग पर इज़्तिराब की कैफियत में वो अपनी उंगलियां चलाता खुद को कंपोज कर रहा था। लेकिन किसी तरह उसे अफाका नहीं हुआ और उसका सांस घुटने लगा तो वो यकदम से गाड़ी से बाहर खुली हवा में निकल आया था। वो किसी बड़ी उलझन और कशमकश का शिकार लगता था। बार बार कुछ सोचते नफी में सर हिलाते वो शायद कोई फैसला नहीं कर पा रहा था। अपनी अंदरूनी कैफियत से तंग आते उसने एक बार पीछे पलटते पॉलर के खारजी दरवाजे की तरफ देखा था और फिर उसकी नजर वहां से पलट नहीं सकी थी। सामने ते आती सजी सवरी सी थोड़े से चेंज लुक के साथ हेजल को आते देखते आज भी इख्तियारी परी का लफ्ज मुंह से निकला था। वो यकीनन आज अपनी मासूमियत भरे हुस्न से शावेज को चारों शाने चित करने वाली थी। हेजल इस वक्त फुल स्लीव्स वाली पिंक फ्रॉक में मलबूस थी, जिसका दुपट्टा एक तरफ कंधे पर धरे वो अपने खुले बालों के साथ इस दुपट्टे को बमुश्किल संभाल रही थी। वो इस वक्त कुछ नर्वस से लग रही थी। शावेज जो पहले किसी उलझन में घिरा हुआ था, अब हेजल को देखते वो फुल वक्त सब भूलते जल्दी से अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा गया था। प्रिटी गर्ल, मेरा हाथ थाम ले, क्योंकि आपका गिरना मैं आज अफोर्ड नहीं कर सकता। शावेज ने उसके पास रुकते अपना हाथ आगे बढ़ाया था, जबकि जज्बों से भरी नजरें तो हेजल के वजूद से हटने से इनकारी थी। हेजल ने अपनी मस्कारे से बोझल तभी पलकें उठाकर शावेज को देखा था, जो चेहरे पर नरमी लिए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए था। वो खुद भी इस वक्त ब्लैक डिनर सूट में ब्ला का हैंडसम लग रहा था। हेजल इस वक्त खुद को हवाओं में महसूस कर रही थी। खुद को इतना खुश उसने कभी नहीं पाया था। उसने एक ट्रांस की कैफियत में अपना कपकपाता हाथ शावेज के हाथ पर रखा तो धीमे से मुस्कुराते उसके हाथ पर गिरफ्त मजबूत करता वो गाड़ी की तरफ बढ़ा। हेजल के लिए गाड़ी का दरवाजा खोलते उसके गाड़ी में बैठने के बाद उसका लिबास समेट कर दरवाजा बंद करते वो हेजल को बहुत स्पेशल फील करवा गया था। शावेज हेजल को लिए एक होटल में आया था। यहाँ का हॉल में बेशुमार कुर्सियां और टेबल मौजूद थे, लेकिन वो सब खाली थे। हेजल हैरानगी से इधर उधर देखती शावेज के साथ साथ चल रही थी। वो अब एक तरफ मौजूद सीढ़ियों पर कदम रख चुका था। हेजल उससे कोई सवाल जवाब किए बिना बस खामोशी से उसके साथ चल रही थी। हर गुजरता लम्हा हेजल के दिल में किसी डर और खौफ को पनाह दे रहा था, जिसे हेजल जानबूझकर नजरें चुरा रही थी, क्योंकि वो इस ख्वाब को मुकम्मल जीना चाहती थी। सीढ़ियों के बाद वो दोनों यहाँ पहुंचे। वहां कमरों की एक लंबी कतार थी। हेजल का दिल इन बंद कमरों को देखकर बहुत जोर से धड़का था। जब शावेज की आवाज उसके कानों में पड़ी, वो रही हमारी मतलूबा जगह, आ जाओ। शावेज ने हाथ से एक तरफ इशारा किया तो हेजल ने भी जल्दी से उसी सेंटर देखा था। यहाँ एक तरफ टेरेस नुमा जगह पर टेबल और दो कुर्सियां रखी गई थी और इस जगह को बहुत खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था। इसी जगह से थोड़ा ही पीछे एक कमरा भी मौजूद था। हेजल को शावेज की ऐसी जगह पर इसकी तैयारी की वजह समझ नहीं आई थी, लेकिन वो फिर सर झटकते उसकी जानिब चल दी। यहाँ भी शावेज ने पहले इस चेयर पर इसे बिठाया और फिर खुद उसके मुकाबले बैठा था। हेजल ने वहां बैठते ही बाहर का मंजर देखा तो वो शॉक्ड रह गई। यहाँ उसे हर तरफ हरियाली नजर आती थी, आंखों को सुकून दे गई थी उसे। अब उसे समझ आई थी कि शावेज ने इस जगह टेबल क्यों सेट करवाई थी। शावेज सर, ये बहुत अच्छा लग रहा है, हेजल ने बेसख्ता इजहार किया था। मुझे भी। शावेज की नजर में तो हेजल पर थी और वो वहां वहां देखें। जैसे हेजल ने अपना बाजू आगे करते किसी दूर के मंजर को शावेज को दिखाना चाहा था, लेकिन वो इसकी बात काट गया। दूर क्यों देखना, जब मेरे सामने इतनी खूबसूरत मौजूद है तो। शावेज ने अपने हाथ से उसका गाल सहलाते उसकी नरमी महसूस की थी। हेजल जो बाहर के मनाजर में गुम थी, अब शावेज के लम्स पर, अल्फाज पर वो इसकी तरफ मतवज्जो हुई थी और शायद शावेज भी यही चाहता था। इसलिए उसके अपनी तरफ देखने पर वो मुस्कुरा दिया था। टेबल पर खाना इनके आने से पहले ही मौजूद था, तो शावेज ने पहले हेजल की पसंद पूछते उसकी प्लेट में खाना डाला और फिर अपनी प्लेट में खाना डालते खाने लगा था। आपकी इस दिन स्टोर रूम वाली तबीयत वैसे ही खराब होती रहती है, या फिर किसी सिर्फ एक एक दिन ही ऐसा हुआ था? शावेज ने हेजल को कंफर्ट महसूस कराने को आम से लहजे में पूछा था। नहीं, कभी कभार होती रहती है। इस दिन को याद करते हेजल के चेहरे पर शफक फैली थी। तो ठीक कैसे होती है? क्या यूज करती हो? शावेज का अगला सवाल आया था। इनहेलर यूज करना पड़ता है, हर वक्त मेरे हैंडबैग में होता है। हेजल ने कुछ मुरझाए से अंदाज में जवाब दिया था। पता नहीं क्यों नहीं चाहती थी कि उसकी बीमारियों के मुतालिक शावेज या फिर कोई और जाने।
खाना खाते इन दोनों के दरमियान बहुत सारी बातें हुई, लेकिन हेजल जिन लफ्जों को शावेज के मुंह से सुनने की ख्वाहिश रखता था, वो लफ्ज उसने बोले ही नहीं कि खाना खाने की थोड़ी देर बाद वो जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। तो हेजल भी बुझे दिल के साथ अपनी जगह से उठी थी। वो बार बार शावेज की जानिब देखती, तो शावेज अब नजरें चुराने लगा था। वो क्या सिर्फ इससे आम सी बातें करने और डिनर करवाने के लिए लाया था? हेजल ने दुख से सोचा था। अभी कहाँ? थोड़े कदम चलने के बाद शावेज हेजल की कलाई थामता रुक गया, तो उसने सवालिया उसकी तरफ देखा था। एक और खूबसूरत जगह तो रह ही गई, वो नहीं देखेंगे? तो आज का मकसद कैसे पूरा होगा? शावेज के सर्द से लहजे को महसूस करते हेजल का डर जागा। इससे पहले कि वो कुछ समझती, वो उसे एक कदम के फासले पर मौजूद दरवाजा खोलता अंदर खींच गया था। साथ ही दरवाजा क्लिक की आवाज से बंद हुआ था और हेजल को लगा उसके साथ ही उसका सांस भी बंद होने लगेगा। हेजल ने फटी फटी आंखों से कमरे का ख्वाबनाक सा माहौल देखा था। यहाँ हर तरफ सुर्ख रंग के फूल ही फूल मौजूद थे। हेजल को इनसे वहशत हुई थी। सर, ये ये सब क्या है? हेजल ने माफ होते दिमाग से शावेज से पूछा था, जो अभी भी इसकी कलाई पकड़े अपने चेहरे पर स्पॉट से तासुरात लिए हुए था। वही सब कुछ जो मैंने तुम्हें कहा था कि खूबसूरत जगह पर तुम्हें तुमसे मांगना चाहता हूँ। तो जवाब दो, क्या आज रात अपना आप मेरे हवाले करोगी? यकीन जानो बहुत प्यार से संभालूंगा मैं तुम्हें। शावेज ने बड़ी संजीदगी से ये अल्फाज अदा किए थे, जिनको सुनते हेजल का दिल साकत पड़ने लगा। इतनी घटिया सोच? नो, ऐसा नहीं हो सकता सर। आप बोले ना ये सब कुछ झूठ है। आप मुझसे प्यार करते हैं ना, तो ये सब कैसे बोल सकते हैं? हेजल ने लड़खड़ाती आवाज में कहा था। वो अपने पैरों पर मुश्किल खड़ी थी। उसके लिए ये शौक बहुत गहरा साबित हो रहा था। दिल में तकलीफ इस कदर थी कि उसकी आंखों के आंसू भी जामत से हो गए थे। प्यार करता हूं तो यहाँ वही प्यार तुम पर निछावर करने के लिए लाया हूं, ताकि तुम्हें मुकम्मल पाकर अपने अंदर की बेसुकूनी से निजात हासिल कर लूं। शावेज के मुंह से हर लफ्ज उसे कोड़े की मानने लग रहा था। मुझे जाने दे प्लीज, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। हेजल बदहवास सी होती जल्दी से पलटी थी, जिसे शावेज उसके कहने पर आसानी से उसे जाने देगा। ऐसे कैसे हेजल बीबी? पहले मैं अपना मतलब तो पूरा कर लूं। आज कल हर दूसरी लड़की का कहना है कि वो ऐसी लड़की नहीं है, और फिर दूसरे दिन ही उसकी नाम नेहाद शर्मो हया गायब हो जाती है। शावेज की कलाई को झटका देते अपनी तरफ उसे खींच चुका था। शावेज का दुपट्टा हेजल का जमीन बोस हुआ और वो शावेज के सीने से लग के हिस्सा बनी थी। हेजल को जैसे करंट ने छुआ था। वो इससे पहले फासला बनाती शावेज इसकी कमर पर अपना हाथ रखे, उसकी कोशिश नाकाम बना गया। हेजल के सीने खुद को छुड़वाने के लिए पूरा जोर लगाया था। वो शावेज के सीने पर दोनों हाथ जोर जोर से मारती, हिचकियों से रो दी थी। शावेज ने उसके आंसुओं को, उसके जिस्म का लरजना, उसकी आंखों का खौफ बगौर जांचा था। तुम्हें पता है, जिस दिन से इन होंठों को छुआ है, दिल में ऐसी तिश्नगी जागी है जैसे मैं सदियों का प्यासा हूँ। शावेज हेजल का जबड़ा अपने एक हाथ में भरे अपने चेहरे के नजदीक लाया था। हेजल के आंसू चंद पल को साकत हुए थे। शावेज की झुलसाती सांसें हेजल को अपने चेहरे पर आग की लपटों की मानने लग रही थी। वो अगर बोलती तो लाजमन इन दोनों के होंठ एक दूसरे को छू जाते। शावेज ने उसकी आंसू भरी आंखों में देखते अपना हाथ उसके जबड़े से सरकाते अपना बाजू उसकी गर्दन के गिर्द लपेटा था, जबकि दूसरा बाजू अभी भी हेजल की कमर के गिर्द मौजूद वो हेजल को मुकम्मल अपने हिसार में लिए हुए था। सब सब मेरी गलती है। मैं जो मर्दों की खसलत जानने के बावजूद आप पर एतबार कर बैठी। मैं शायद अपनी किस्मत को आजमाने चली थी, लेकिन आ, आ, आपने बता दिया कि इस दुनिया में मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता। शावेज उसके कंधे के करीब साइड गर्दन पर अपनी नाक टिकाए उसकी खुशबू को अपनी सांसों में शामिल कर रहा था। जब हेजल ने अपनी उखड़ती सांसों के साथ कहा, उसकी बातें सुनते शावेज का दिमाग घुमा। तो क्योंकि इसके मुताबिक उसे अब अपनी असलियत में आ जाना चाहिए था। शावेज इतना पागल हो चुका था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो हेजल से क्या चाहता है। एक तरफ वो हेजल को आजमा रहा था कि आया वो इसके जाल में फंसती है या नहीं। दूसरी तरफ दिल में ये था कि हेजल इस वक्त इसके इम्तिहान में पास होती खरी निकली, वैसी ही मासूम हो जैसी वो नजर आने में है। शावेज ने उसकी गर्दन की पुश्त पर रखा, उसके बालों पर हाथ रखते उन्हें मुट्ठी में भरते हेजल का चेहरा पीछे की तरफ करते वो उसके चेहरे पर झुका और राया था। आह! तकलीफ से हेजल के आंसुओं की रफ्तार बढ़ी और उससे शावेज के हाथ पर हाथ रखते अपने बाल इसकी जुनूनी गिरफ्त से आजाद करवाने की कोशिश की थी। तुम इतना ड्रामा क्यों कर रही हो? आखिर जिस जगह से तुम्हारा ताल्लुक है वहां ऐसी बातें और काम तो बड़ी आम सी बातें हैं। शावेज गुस्से से धाड़ा था। इसके धाड़ पर हेजल का दिल सहमा और उसके अल्फाज पर उसके गालों पर बहते आंसू भी कुछ पल को साकत हुए थे। किस 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 जगह से ताल्लुक है मेरा? हेजल ने मुश्किल पूछा था। तुम एक कोठे की पैदावार हो। तुम न जाने किसका गुनाह हो और मेरे सामने ऐसे अकड़ रही हो
जैसे तुम बहुत शरीफ और पाकबाज हो। इतना अरसा इस कोठे में रहने के बाद तुम्हें क्या लगा तुम सबको बेवकूफ बना लोगी? यहाँ शरीफ लोगों में रहते तुम हम जैसी नहीं बन सकती। शावेज दिल खोलकर अपने अंदर की खोलन हेजल पर निकाल रहा था, और हेजल तो बस जमूत का शिकार होते। शावेज से अपने पाक साफ किरदार को लेकर बातें सुनती ऐसा महसूस कर रही थी जैसे कोई उस पर कोड़े बरसा रहा हो। न जाने अब तक कितने मर्दों को शावेज दोबारा बोलते हर हद पार करता, जब उस बात पर हेजल ने अपनी पूरी जान लगाते शावेज को खुद से दूर थका दिया, और उसकी बात पूरी होने से पहले ही वो शावेज की गाल पर अपने नर्म हाथ से अपनी पूरी कुव्वत से थप्पड़ मार चुकी थी, जिससे कुछ पल को पूरे कमरे में सकूत छाया था। शावेज अपनी गाल पर हाथ रखे हेजल को कहर भरी नजरों से देखता उसकी तरफ बढ़ा तो हेजल ने जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ते उसे खोलने की कोशिश की थी, और फिर दरवाजा खुलते ही वो पीछे देखे बगैर भागी थी। वो इस वक्त दुपट्टे से आ रही वजूद लिए अपनी इज्जत बचाने की खातिर भाग रही थी। उसने बड़ी तेजी से सीढ़ियां फलांगते आगे कदम बढ़ा दिए थे। वो अपनी फ्रॉक और पाँव में हील होने की वजह से बार बार गिरते बच रही थी। उसे सीढ़ियों से उतरते ही अपने पैरों में मौजूद जूते उतारते अपने हाथों में पकड़े उसने एक नजर ऊपर की जानिब देखा। यहाँ उसे जैसे ही शावेज सीढ़ियों की जानिब आता दिखाई दिया वो फिर से भाग खड़ी हुई थी। हेजल रुको! शावेज के हाथ में उसका दुपट्टा था। उसने ऊंची आवाज में उसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन हेजल तो खौफ से डर से भाग रही थी। वो इस कदर हवास पाख्ता थी कि उसका सर चकरा रहा था, उसका सांस भी उखड़ रहा था। वो अपनी आंखों के आगे आते अंधेरे को छटकते मेन रोड सड़क पर निकल आई थी। वो भागते हुए सड़क के दरमियान में बिल्कुल आकर रुकी थी कि उसे जोर का चक्कर आया। उसका सर घुमा तो वो एक पल को रोकते अपने सर को दोनों हाथों में थामने वाली थी, जब सामने से आती तेज रफ्तार गाड़ी हेजल को हिट करती आगे बढ़ती चली गई थी। बेइंतहा दर्द और तकलीफ से हेजल के मुंह से जोरदार चीख निकली जो इर्द गिर्द सन्नाटे में दूर दूर तक गूंजी थी, और फिर इसी सड़क पर गिरते वो खून से लथपथ वजूद लिए लंबी सी हिचकी भरते होशो खर्च से बेगाना हो चुकी थी। मलक हवेली में हारून मलक अपने एक बेटे और एक बहू पोतों के साथ रहते थे। तो हारून मलिक के 3 बच्चे थे। पहले 2 बेटे इर्तिजा मलिक और मुस्तफा मलिक थे, और इन 2 बेटों के 10-15 साल बाद अल्लाह ने इन्हें एक बेटी से नवाजा था, जिसका नाम उन्होंने फातिमा रखा था। वो सब घर वालों की लाडली थी। हारून मलिक अपने वालिदैन के इकलौते बेटे थे, तो उनके पास दौलत और जायदाद की फरावानी थी। इसकी वजह से फख्र और गरूर और हकमियत हारून मलिक के खून में रच बस गई थी। वो अपने इलाके के अलावा इर्द गिर्द के इलाकों पर भी अपनी धाक बिठाए हुए थे। सियासी कामों में भी पेश पेश रहते थे, और उनके दोनों बेटे भी उनके नक्शे कदम पर चलते उनका साथ दे रहे थे। लेकिन वो दोनों आदात के लिहाज से अपनी माँ पर गए थे। वो एक बहुत नेक दिल खातून थी, और फातिमा की पैदाइश के बाद वो कुछ ही अरसा जिंदा रह पाई थी। यही वजह थी कि फातिमा अपने भाइयों और बाप के साथ बहुत अटैच थी। लाडों में पली वो लड़की अपनी हर बात हर ख्वाहिश आसानी से बनवा लेती थी। लेकिन जब उसकी जिंदगी का बहुत बड़ा फैसले का दिन आया तो कोई भी उसका साथ देने को राजी नहीं हुआ था। फातिमा की जवानी तक पहुंचने तक उसके दोनों भाई शादी के बंधन में बंध चुके थे, और दोनों भाभीियों की तरफ से भी फातिमा बहुत खुशनसीब थी। वो दोनों इसका अपने बच्चों की तरह ख्याल रखती थी। इर्तिजा मलिक और मुस्तफा मलिक दोनों की शादियां एक साथ हारून मलिक ने अपनी मर्जी से करवाई थी। इर्तिजा मलिक की बीवी ताहिरा बेगम और मुस्तफा मलिक की बीवी सायरा बेगम दोनों ने मिलकर जल्द ही घर को संभाल लिया था। शादी के कुछ ही अरसे बाद अल्लाह ने मुस्तफा और सायरा को शाहवेज से नवाजा था, जिसके कुछ साल बाद अल्लाह ने इर्तिजा और ताहिरा बेगम पर भी करम किया और उन्हें हैदर की सूरत में उनकी गोद भरी थी। हैदर के कुछ अरसा बाद ही शाहवेज का छोटा भाई तबरेज भी इनकी दुनिया में आ चुका था। हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी। फातिमा फुफ्फो बनती हर वक्त अपने भतीजों में खोई रहती थी। शाहवेज चूंकि बड़ा था तो वो फातिमा के बहुत ज्यादा करीब था। कुछ इस घर के पहले बच्चा होने के नाते फातिमा को भी वो जान से प्यारा था। दिन बहुत तेजी से गुजरे। शावेज और हैदर भी बड़े होते कुछ समझ बूझ वाले हो गए थे जब फातिमा की शादी का तज़किरा छिड़ने लगा था, और इस वक्त फातिमा की जिंदगी में भौचाल आ गया। वो किसी को पसंद करती थी, और जब उसने अपनी पसंद अपने माँ बाप के आगे रखी तो इन्हें ये बात किसी तौर पसंद नहीं आई थी। ये बात जैसे इनकी अना पर वार कर गई थी। वो सारी जिंदगी अपने बच्चों की जिंदगियों का फैसला अपनी मर्जी से करते रहे थे, लेकिन जब बेटी के दिल की बात आई तो उन्होंने नागवार गुजरने के बावजूद वो लड़के से मिलने और उसकी जांच पड़ताल करने पर मजबूर होते। तब लड़के में बहुत सी बुराइयां देखते उन्होंने फातिमा को अपने कदम पीछे मोड़ लेने को कहा, लेकिन फातिमा जैसे मोहब्बत में अंधी हो चुकी थी। उसने उस लड़के की चिकनी चपड़ी बातों में आते घर वालों को धोखा देते घर से भागने का फैसला कर लिया। दिल में था कि उस पर जान देने वाले भाई और बाप लाजमन बाद में उसे कबूल कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हारून मलिक अपना दिल पत्थर करते जमाने में बदनाम हुए तो उन्होंने फातिमा को अपने लिए मरा हुआ जान लिया, और दोनों बेटों को भी इसके पीछे जाने से सख्ती से मना कर दिया। अगर वो ऐसा करते तो वो इनसे भी कतई ताल्लुक हो जाते। लेकिन इस सब से शाहवेज पर बहुत असर पड़ा था। उसने अपने दादा जान को अपनी फुप्पो का दुश्मन तस्वर कर लिया,
और फिर सारी ज़िंदगी वो इस पर डटा रहा। उसे यही लगता था कि हारून मलिक ही नहीं चाहते थे कि फ़ातिमा अपनी मर्ज़ी से शादी करे। शावेज़ कुछ अरसा तो हवेली रहा, तो भी उस दौरान वो बोर्डिंग बहुत कभी हॉस्टल्स में अपनी ज़िंदगी गुज़ारी और फिर वो इसी तरह दिल में कदूरत लिए अपने मामू के पास लंदन चला गया था। और फिर वहाँ काफ़ी अरसा रहने के बाद जब वापस आया वो, तो घर में खुशी की लहर दौड़ी कि वो अब अपने साथ रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि पाकिस्तान आते ही शावेज़ अपना शहर में बिज़नेस शुरू करते वहीं रिहाइश इख्तियार कर गया था। हारून मलिक चाहकर भी उसे अपनी मर्ज़ी पर नहीं ल चला सके थे। पहला कुछ पोता होने के नाते भी वो उसके बनाए गए असूल तोड़ने के बावजूद दिल के करीब रहा था। वो खुद को इसकी मोहब्बत में अक्सर बेबस पाते थे क्योंकि उन्होंने कभी ये ज़ाहिर नहीं किया था, क्योंकि बज़ाहिर वो हमेशा शावेज़ की खुदसिरी पर नाराज़ और गुस्सा ही नज़र आते थे। फ़ातिमा का दुःख हारून मलिक और शावेज़ मलिक दोनों पर मुख्तलिफ अंदाज़ में असरअंदाज़ हुआ था और वो दोनों इतना वक़्त गुज़रने के बावजूद इस वक़्त से निकल नहीं पाए थे, बल्कि इनका माज़ी अब इनके मुस्तकबिल के फ़ैसलों पर भी बुरे असरात छोड़ रहा था, जिससे वो अनजान थे। हैदर वॉशरूम से निकलता ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ा तो उसका सेल फ़ोन बज उठा। यहाँ पर मीरम का नंबर जगमगा रहा था, तो वो चाहकर भी इसकी कॉल नहीं उठा सका क्योंकि वो जानता था कि वो आगे से एक ही सवाल करेगी। वो अभी सेल की तरफ ही देख रहा था, जहाँ अब कॉल की बजाय मीरम का मैसेज जगमगा रहा था, "तुम मेरी कॉल उठा रहे हो या नहीं?" हैदर ने मैसेज पढ़ते ही सर झटका क्योंकि इसमें साफ धमकी महसूस हो गई थी। हैदर को तो वो इस बार खुद ही कॉल मिला गया था। "कैसे हो? मेरी कॉल ना उठाने का तुमने ठेका ले रखा है क्या?" मीरम ने कॉल उठाते ही हाल पूछने के साथ तंज किया था। "मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ?" हैदर ने दूसरे सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा था। "मैं ठीक नहीं हूँ हैदर," अब की बार आवाज़ में धीमापन पैदा करते कहा गया। "क्यों? क्या हुआ है? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी?" इस बार हैदर सारी बेनियाज़ी भूलता, जिस तरह जल्दी से इस्तफ़सार कर रहा था। मीरा मुस्की अपने लिए फ़िक्र महसूस करती मुस्कुरा दी थी। "मैंने हमेशा अपने लिए तुम्हारी फ़िक्र और बेपनाह तवज्जो और मोहब्बत देखी है और अब कुछ वक़्त से तुम्हारी बेरुखी सहते मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ हैदर?" मीरम जब बोली तो बस उसके लहजे में दुःख भरा हुआ था। "मेरी जान, मैं तो बस चाहता हूँ आने वाले वक़्त के लिए खुद को तैयार कर लें, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, कदम वापस मोड़ना।" दूसरी तरफ हैदर भी गम से भरे लहजे में बोलता अपने कमरे के टेरेस पर निकल आया था। "मैं खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ नीरम। मामा-बाबा होते तो शायद मैं इनके आगे अपने दिल का हाल कह देता, सुनाता उनको, तो वो लाज़मी मेरे लिए कुछ ना कुछ करते।" हैदर ने इत्ज़ा मलिक और ताहिरा बेगम को याद किया था। वो दोनों कुछ ही अरसा पहले एक एक्सीडेंट में इंतकाल कर गए थे। ऐसे हिम्मत हार जाओगे तो फिर हमारे लिए मुश्किल होगी। कोशिश कैसे करोगे फिर? हैदर, बस एक बार मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लो। हम एक हो जाएँगे ना, तो मैं तुम्हें अपना प्यार दूँगी, इतना प्यार दूँगी कि किसी की कमी महसूस नहीं होगी। मीरम के अल्फाज़ आँसुओं की नमी में डूबे हुए थे। "मैं आज दादाजान के पास ही जा रहा हूँ, बात करने के लिए। तुम बस दुआ करना, वो मेरी बात को कोई गलत रुख ना दे और बात समझ लें।" हैदर ने उसे बताते साथ दुआ का भी कहा था, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि इस बात पर अगर दादाजान बुरा मान गए तो उन्हें सँभालना मुश्किल हो जाएगा। "मेरे लबों पर तो हर वक़्त हमारे मिलन की दुआ रहती है हैदर। मैंने हकीकत और ख्वाब में हमेशा खुद को तुम्हारी दुल्हन बने ही देखा है, तो इंशाअल्लाह सब अच्छा होगा।" मीरम ने अच्छे से उम्मीद दिलाई, तो वो उसे अलविदाई कलमात कहता कॉल काट गया था। थोड़ी देर अपने दिमाग में लफ्ज़ों को तरतीब देते वो हारून मलिक के कमरे की तरफ कदम बढ़ा रहा था। यहाँ आज उसने अपनी मोहब्बत का और अपनी ज़िंदगी भर की खुशी का केस लड़ना था। हैदर दस्तक देते हुए कमरे के अंदर दाखिल हुआ था। हारून मलिक किसी गहरी सोच में गुम अपनी आरामदेह चेयर पर बैठे झूल रहे थे। उसे देखा तो कुछ पल को चेयर की हरकत को रोकते वो इसकी तरफ मतवज्जो हुए थे। "दादाजान, आपकी तबीयत कैसी है?" हैदर ने नज़रें इधर-उधर करते पूछा था। "बिल्कुल ठीक हूँ मैं। तुम वो बात करो जिसके लिए मेरे पास आए हो।" हारून मलिक गहरी संजीदा नज़रें उस पर गाड़े हुए थे। बात कोई ख़ास थी जो वो यूँ नज़रें चुरा रहा था। "दादाजान, मैं आपसे एक बहुत अहम बात करने आया हूँ।" हैदर ने नज़रें झुकाई थी। "पहले बैठ जाओ और फिर बात करो," हारून मलिक ने कहा तो वो उसके नज़दीक बेड की पायंती पर जा बैठा था। "बात दरअसल ये है कि मैं मीरम से मोहब्बत करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ और मेरी मोहब्बत का साल पहले की ही है, काफ़ी। मैं आपसे इस सिलसिले में बात करता कि आप शावेज़ के लिए उसका हाथ माँग आएँ। प्लीज़ दादाजान, शावेज़ को तो कोई और भी मिल जाएगी। वो मीरम को ठीक से जानता भी नहीं है। लेकिन मैं मीरम से मोहब्बत करता हूँ। दादाजान, अगर आप एक बार मीरम के घर वालों से और शावेज़ से बात करें तो यकीनन किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा।" हैदर ने बिना रुके उनके कुछ भी बोलने से पहले अपनी बात उनके आगे रख दी थी। हैदर ने अपनी तमाम बात खत्म करने पर भी हारून मलिक को खामोश पाया तो उनके चेहरे की तरफ देखा था। यहाँ वो जिंदगी में पहली बार उसकी आंखों में अपने लिए नागवारी और गुस्सा देख रहा था। लेकिन जब हारून मलिक बोले तो उनके लहजे में चट्टानों जैसी सख्ती थी।
हम तुम्हें बहुत अक्लमंद और इज्जतदार समझते थे हैदर, लेकिन आज तुमने ये बात करके अपनी इज्जत मेरी नजर में दो कौड़ी की कर ली है। तुम्हें शर्म नहीं आई अपने बड़े भाई की मंग पर नजर रखते हुए? अगर तो तुम्हारी पसंद पहले की है तो तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए था। यही मर्दानगी है। शावेज यहाँ पर किसी को भी एतराज हो ना हो, मुझे इस सब पर एतराज है। तो इस बात को यहीं भूल जाओ तो अच्छा है। हारून मलिक ने कड़े और गसीले लहजे में हैदर को उसकी तरह कुरेदा के वो शर्मिंदा होने के बजाय हैरानगी से हारून मलिक का चेहरा देखता रह गया था। ये बात और किसी से भी कही है? उन्होंने तीखे लहजे में पूछा। हैदर बस नफी में सर हिला गया था। हैदर को अपने दादाजान के मुंह से अपनी इज्जत के हवाले से इतना बुरा सुनते हकीकत में दुख हुआ था। अच्छी बात है। मैं जानता हूँ तुम सब भाइयों में बहुत प्यार है, लेकिन फिर भी शावेज ये बात जानता तो उसके दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत कम हो सकती है कि तुमने उसकी मंग पर नजर रखी है या फिर अब उससे शादी के ख्वाह हो। हारून मलिक हैदर को मजीद बुरा साबित कर रहे थे। जी दादाजान। हैदर बहुत जब्त से उनकी बात सुनता तेजी से वहां से निकलता हवेली से भी गाड़ी लेकर निकलता चला गया था। हारून मलिक ने उसके जाने के बाद अपने कमरे की खिड़की से उसे तेज रफ्तारी से गाड़ी ले जाते देखा तो दिल में उसकी फिक्र से परेशान हुए थे। लेकिन फिर उसकी बात याद आते ही वो इस्तदाइया मुस्कुराए थे। मोहब्बत। उन्होंने इसी तरह मुस्कुराते हुए अजीब तरीके से मोहब्बत लफ्ज अदा किया। वो जाने अनजाने में मोहब्बत के दुश्मन बन बैठे थे और इस चक्कर में बहुत से अपनों के मासूम दिल तोड़ चुके थे, जिसकी जिम्मेदार उनकी इकलौती और लाडली बेटी फातिमा थी। मलाइका जैसे ही आज अपनी क्लास से निकली तो सामने हस्बे मामूल तबरेज को ना देखा तो उसे हैरानगी हुई। वो रोज इस वक्त यहाँ पिलर से टेक लगाए मौजूद होता था, तो फिर आज कहीं मसरूफ होगा। नहीं, अभी आया तो क्या मुझे क्या। मलाइका खुद को तसल्ली देती अपनी दोस्त के साथ आगे बढ़ी थी। इसकी इतने दिनों में बस एक ही दोस्त बन सकी थी, जिसका नाम उमैरा था। वो भी जबरदस्ती उसकी दोस्त बनी थी। इस वक्त वो मुसलसल बोलती उससे लिए कैंटीन की तरफ जा रही थी। मलाइका तो बस खामोशी से सुनने पर इत्तफा किया करती थी। मलाइका वो देखो तुम्हारा हीरो। मलाइका जो बुझे दिल के साथ नजरें झुकाए मुसलसल तबरेज के बारे में सोच रही थी, अचानक उमैरा के अपना बाजू झंझोड़ने पर उस तरफ मतवज्जो हुई थी। यहाँ पर तबरेज अपने दो दोस्तों के साथ बैठा किसी को बात को लेकर हंस रहा था। मलाइका इस बात को आम अंदाज में लेती जो अगर इनके साथ बैठी एक नई मॉडर्न सी लड़की को ना देखती, जिसे फासले पर खड़ी होकर भी मलाइका देख सकती थी कि उसकी नजरें मुसलसल तबरेज पर हैं। मलाइका का दिल किया कि वो इस लड़की की आंखें निकाल दे, कि उसके साथ तबरेज के दांत तोड़ दे, जो आज बार बार नुमाइश करवा रहे थे। ओहो, तो तुम इधर ही अटक गई। आगे बढ़ो, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। तुम तो लगता है अपने हीरो के दीदार से पेट भरने वाली हो। उमेरा उसे टोकती आगे बढ़ गई तो वो वहीं एक खाली मेज पर देखती बैठ गई थी। नजरें तबरेज पर ही थीं, जिस पर तबरेज महसूस करता इधर उधर देख रहा था। जब उसकी नजर पर मलाइका पर पड़ गई थी, फिर मलाइका के माथे पर बल पड़े और आंखों में आग लिए वो खुद की तरफ देखता पाकर पहले तो चौंका था वो, लेकिन जल्द ही उसे सारी बात समझ आ गई थी। फिर उसने मलाइका बीबी को सबक सिखाने के लिए उसे नजरें फेर ली थी और यहाँ लगा था कि मलाइका को और झटका कि वो उसे देखते ही इस तरफ नहीं आया था। और वो जो मर्जी कर ले, मुझे परवाह नहीं। मलाइका गुस्से से बुड़बुड़ाई और आज उमेरा के लाए मिर्चों से भरे समोसे बगैर सोचे समझे खाती चली गई थी, जिसके नतीजे में उसकी आंखों में आंसू आते उसकी गालों पर बहने लगे और नाक सुर्ख हो गई थी। मलाइका क्या हो गया है तुम तो ये खाती ही नहीं हो। तुम्हें स्पाइस से मसला हो जाता है तो आज क्यों खाई जा रही हो? अपनी हालत देखो और बस करो। उमेरा ने आंखें फैलाते उसे देखा था। आज बहुत मजेदार है, ये तुम भी खाओ। मलाइका ने अपना चेहरा और नाक रगड़ते उसे पेशकश की थी। मोहतरमा ये अपने लिए ही लाई थी जिन्हें तुम खा चुकी हो। प्लेट साफ है। उमेरा ने अब खाली प्लेट दिखाते उसे तंज किया था। वो वाकई शर्मिंदा हुई। सॉरी, तुम प्लीज और ले आओ ना, मेरे लिए भी लाना। मलाइका ने एक नजर तेजी से तबरेज की तरफ देखा। वो अब भी उसकी तरफ नहीं देख रहा था, लेकिन जैसे ही उमेरा और समोसे लाने पर मलाइका ने फिर से समोसा उठाया, इसी वक्त दिल के मजबूर करने पर तबरेज की नजर उस पर पड़ी थी और फिर वो सारी सूरत हाल में पल में समझ गया था। तबरेज ने वहीं बैठे इशारे से मलाइका को समोसा खाने से मना किया था, जिस पर मलाइका अनजान बनती समोसा खाने में तेजी ले आई थी। तबरेज उसे जिद से आड़े देख रहा था। बिल आखिर खुद ही हार मानता उठते उसकी तरफ आया था और आते ही उसके हाथ में पकड़ा समोसा प्लेट में रखते वो उसका हाथ पकड़ते खींचते हुए उसे अपने साथ तेज रफ्तारी से लिए वहां से आया था। अब उसका रुख गर्ल्स वॉशरूम की तरफ था। छोड़ो मेरा हाथ। क्या तकलीफ है तुम्हें? क्यों लेकर आए हो मुझे? अब भी वहीं अपनी दोस्त के साथ बैठे रहते। मलाइका अपना हाथ छुड़वाती मुसलसल बोलते और रोते हुए उसके हाथ खींचती चली जा रही थी। तबरेज ने अपने कान बंद किए और उसे वॉशरूम में लाते बेसन के आगे खड़ा करते ही दम लिया था। फेस वॉश करो अपना। नहीं करूंगी। मलाइका ने अकड़ दिखाई तो एक वार्निंग भरी नजर तबरेज पर डाली तो वो नल खोलती तेजी से पानी अपने चेहरे पर आंखों पर फेंकने लगी थी, क्योंकि
अब उसके होंठों के साथ-साथ पूरा चेहरा भी और आँखें भी जल रही थी। कुछ अफ़ाका हुआ? तो वो नल बंद कर गई। आँखों से आँसू अब भी जारी थे। मुँह धोने से गर्दन और उसके नीचे सारे कपड़े गीले हो गए थे। तबरेज़ को उससे नज़रें चुराने पर मजबूर कर गए थे। "ये पियो।" तबरेज़ ने पानी की बोतल बढ़ाई, जो वो आते हुए अपने टेबल से उठा लाया था। मलाइका अब खामोशी से बात मानी थी, जैसे उसमें लड़ने और कुछ बोलने की हिम्मत ना बची हो। मलाइका के पानी पीते ही तबरेज़ एक बार फिर से उसका हाथ पकड़ते वहाँ से निकल आया था। "ये सब क्या था? तुम्हें पता है तुम्हें मिर्च सूट नहीं करती, तो फिर?" तबरेज़ ने अपनी जेब से एक चॉकलेट बरामद करते उसकी तरफ बढ़ाई थी। मलाइका ने जैसे उसकी बात सुनी ही नहीं थी। वो बस इसकी केयर पर आँखों में आँसू लिए उसे देखने लगी कि इस दुनिया में तबरेज़ से बढ़कर उसका कोई ख़्याल नहीं रख सकता क्या? "मैं कुछ पूछ रहा हूँ।" तबरेज़ की आवाज़ ऊँची हुई। "चॉकलेट का रैपर उतारते।" वो खुद ही उसके लबों से लगा गया तो मलाइका ने एक बाइट लेते चेहरा फेर लिया। वो क्या बताती कि वो इसके इस वक़्त खुद के दिल में इस मिर्च से भी ज़्यादा जलन बर्दाश्त कर रही थी। "बताओ, चुप क्यों खड़ी हो?" तबरेज़ ने झटके से मलाइका को अपनी तरफ किया, तो उसके नज़दीक तर होती गई थी। बस ज़ुबान का टेस्ट बदल रही थी। मलाइका ने बहाना गढ़ा था। "बेवकूफ़ नहीं बनाओ मुझे। जो असल बात है वो कहो।" तबरेज़ ने उसे घूरते हुए कहा। "यही असल बात है।" मलाइका अपनी बात पर अड़ी थी। "ना बताओ, मैं जानता हूँ असल बात।" तबरेज़ का चेहरा ऐसा था जैसे वो दिल में मुस्कुरा रहा हो। मलाइका ने जब ये महसूस किया तो उसे बेतहाशा गुस्सा आया, तो उसे लगा तबरेज़ उसके दिल की हालत पर, उसकी जेलसी पर हँस रहा हो। "हाँ, हो जाओ खुश। मैं जलन से मर रही हूँ, इस लड़की को तुम्हारे नज़दीक देखकर। तुम्हें यकीनन ये अच्छा लग रहा होगा।" मलाइका ने तबरेज़ के सीने पर हाथ रखते उसे ज़ोर से पीछे धक्का देते चीखते हुए कहा था। "मलाइका!" इससे पहले तबरेज़ कुछ बोलता, वो वहाँ से भागते कदमों से चली गई थी।